सो भाई इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग कुछ मैं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चनिंग करूँगा एंड क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि कंपनी जो रजिस्ट्रेशन क्या होती है और कंपनी रजिस्टर्स के टाइप्स कितने हैं और कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो जब कंपनी गवर्नमेंट्स में रिकॉर्ड्स हो जाती है, गवर्नमेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है उसमें जब वो रिकॉर्ड्स हो जाती है कंपनीज़ की, तो उसे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसमें आप लोग नहीं समझोगे, तो चलिए इसको एकदम और एकदम खींच के समझाता हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन वो होता है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन जब होता है ना, तो कुछ प्रोसेस होती है। जैसे कि कुछ कंपनी क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसकी ओर बात करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी, अब रजिस्ट्रेशन क्या होती है। कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स है उसमें, कि हाँ ये कंपनी है, ऐसा है, ये कंपनी इतना अब कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट्स में, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई, लोगों को ये पता चलता है, गवर्नमेंट्स को तो पता चलता है इस कंपनी के पूरी डिटेल्स के बारे में। उसके साथ लोगों को भी ये जो कंपनी है उसके बारे में पता चलता है कि हाँ भाई ये कंपनी ऐसा है, इस कंपनी ऐसे, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलता है, कंपनी क्या करती है, वो सारी चीज़ें पता चलती है कंपनी रजिस्ट्रेशंस के अंदर। एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोसेस को देखा जाए कि कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है, जिसको एम ओ एम मोमेरेंडम ऑफ ऐसा कुछ है, तो इसमें कंपनीज की ओवरऑल डिटेल्स देखा जाता है कि कंपनीज कितना प्रॉफिट्स कमाई, कंपनी की एवरीथिंग, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें नॉलेज। अगर रेफरेंस की बैलेंस शीट, कंपनी कब से ग्रो कर रही है, कंपनी कितना कितना जब से जो वो लॉन्च हुए ना, तब से वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स में है, कितना ज़्यादा लॉस में है, वो सारी चीज़ें कंपनी का ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन उस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, इसमें जो सेबी है उसको दिया जाता है। जो कि अब मेमोरेंडम ऑफ ये ना, एक जो कंट्री है उसका होता है, एक कंट्रीज एक कंट्रीज में एक ही होता है मेमोरेंडम ऑफ। जैसे सेबी होता है, सेबी वन वन है, वही उसी तरीके से मेमोरेंडम वो एक ही है। अब जो इसमें जो सेकंड स्टेट है इसका, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जो एवरी हर स्टेट का, हर स्टेट में अलग अलग होगा। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में मैंने कंपनी बनाया और मुझे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उसके लिए मेरे को कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में जाना पड़ेगा, जो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में उसी में रहेगा। बट हाँ, उसी में रहेगा। उसके बाद जो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा कि वो मेमोरेंडम उसमें जाके नहीं नहीं, मेमोरेंडम तो डॉक्यूमेंट्स होती है जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सेबी के द्वारा होती है, सेबी को दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए दो स्टेट होते हैं। सबसे पहले जो नेशनल वाइज रहता है वो होता है एक, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स कहते हैं। तो ये जैसे इंडिया में एक ही होगा। फिर इसके जो छोटा भाई, इसका सेकेंड स्टेज जो कि हर स्टेट में रहता है, उसको कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। ये हर स्टेट में होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी एक होगा, अगर मैं भोपाल में जाऊँ तो भोपाल में भी एक होगा। तो अपने अपने जो स्टेट है उसमें अलग अलग, अपने अपने स्टेट में अपना अपना होता है, अपना अपना अलग अलग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो अगर मेरा जो स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ में वो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो मैं वहाँ पहले छत्तीसगढ़ के जो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर जाऊँगा, और मेरी कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं क्या क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँगा जिसको मेमोरेंडम ऑफ वो कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स होगा ओवरऑल मेरी कंपनी की। तो फिर तो फिर जो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मेरे जो कंपनी है उसको रजिस्टर्स करेगा। बट इसके लिए बस दो ही हाथ होते हैं। कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद दो ही जो जरिया होता है वो कर सकता है। वो पहले तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और दूसरी रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं वहाँ पर जाके दिखाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें वो ही नहीं करता। फिर वो जो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो फिर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एफआईआर यहाँ पर जाके वो दिखाता है कि हाँ ये कंपनी ये कर रहा है। फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अगर यस एक्सेप्ट करता है, तो फिर कंपनी ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको एलो करता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये सही है। तो ये तो ओवरऑल हो गई कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन
करने से क्या होगा भाई, अगर हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उससे कंपनी को क्या होगा, और कराते हैं तो क्या होगा, मतलब क्या ही फ़ायदा, अगर कराएं तो, और नहीं कराएं में क्या ही नुकसान है। तो सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात किया जाए, फ़ायदे और नुकसान मैंने दोनों को यहाँ पर मिक्स करके बताऊँगा। तो फ़ायदा और नुकसान की बात किया जाए कि दोनों में, तो ये है कि अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका, और आपने ऐसी या कि कंपनी, अपने जो कंपनी है उसको बिल्ड किया, आपने चलाया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नेम है, अगर कोई बंदा वो भी कंपनी चला रहा है और वो आपका नाम को अच्छा लगता है और आपका नाम रखना चाहता है, जैसे कि मुझे फेसबुक अच्छा लगा एंड मैंने फेसबुक रखा। अब इस केस में क्या होगा कि अगर वो फेसबुक रजिस्ट्रेशन नहीं होता और मैंने उसका जो नेम है उसको कॉपी कर लेता, तो वो मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। बट वो अब रजिस्ट्रेशन है तो वो फिर मेरे पे कॉपीराइट लगा सकते हैं, जैसे यूट्यूब्स के वीडियोस में होती है कि कोई वीडियोस है, अगर हमने उस वीडियोस को ओवरऑल वैसे ही पेस्ट कर दिया, उसका कुछ भी म्यूज़िक को हमने यूज़ कर लिया, तो फिर वो कॉपीराइट दे देता है। मतलब कॉपीराइट दे देता है। उसी तरीके से अगर कंपनीज़ में, अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन है एंड मैंने, और मेरी कंपनी को कोई बंदा कॉपी कर लेता है, उस मेरे नाम को कॉपी कर लेता है, तो मैं उसमें कॉपीराइट्स लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं लगा सकता हूँ भाई मेरे पास अब रजिस्ट्रेशन है तो येलो है। एंड इसमें क्या होता है कि अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो कंपनीज़ को जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो ये कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड जो कंपनी रजिस्टर नहीं होती उस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। और मतलब यही फ़ायदा है, नुकसान। फिर हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, बट जो मेजर टाइप्स होते हैं जो कि सोल प्रॉपर्टीज़। अब सोल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि सोल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि जैसे कि मैं चाय की टपरी खोल लिया, बट नहीं ऐसा चाय की टपरी नहीं, बट ऐसा छोटा बड़ा, तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। तो ये होता है सोल प्रॉपर्टीज़, कि जिसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगता, टैक्स भी लगता है, मतलब टैक्स तो देना ही पड़ता है, बट रूल और रेगुलेशन नहीं लगता। उसके जो मालिक होते हैं वो एक होते हैं, और सारा जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसका ही होगा। मतलब वो खुद ही खर्च करेगा, तो अगर प्रॉफिट भी हुआ तो उसी का हुआ, लॉस भी हुआ तो उसी का हुआ। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी की होती है। और मतलब सोल प्रॉपर्टीज़ में, और इसमें कोई एज ब्रोकर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद ही मालिक होता है। तो इसका एक टाइप्स हो गया। दूसरी टाइप्स कि मतलब अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन के दूसरी टाइप्स हो गया वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक ही होता है ओनली, एक ही प्रमोटर्स होते हैं। और इसमें ना लिमिटेड होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है कि इसका मालिक तो ओनर्स अलग रहेगा और प्रमोटर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अलग होगा। और ये लिमिटेड होगा कि अगर लिमिटेड मीन्स कि अगर कंपनी लॉस भी करती है तो ओनर्स और जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रमोटर, इसका घंटा कुछ नहीं जाने वाला। इसका जो एसेट है, पर्सनल एसेट, वो सेव रहेगा। लेकिन सोल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर लॉस भी हो गया ना तो वो खुद को देना पड़ेगा, वो जो मालिक रहेगा, प्रॉफिट्स और लॉस वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो देगा। और वन पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं रहता, उसको जो कंपनीज का एसेट है उसको फिर बेचकर वो अगर लॉस में चला गया तो फिर वो रिकवर करेगा वैसी। तो इसमें वैसी होता है। और ये तो दूसरी टाइप्स हो गई। तीसरी जो टाइप्स है रजिस्ट्रेशंस का वो है पार्टनरशिप फार्म। तो पार्टनरशिप फार्म में क्या होता है कि अब इसमें एक या फिर दो लोग पार्टनर्स, मतलब मिलकर के कंपनीज है उसे खड़ा कर सके, कंपनी के प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी कर सकते हैं, कंपनी को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि एक दो से ज़्यादा लोग भी इसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं, 10 15 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसमें इसमें क्या होता है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है कि मेरा ये कंपनी में इतना प्रतिशत है और जो दूसरा पर्सन है उसका इतना हिस्सा है, और दोनों में ऐसे होते हैं। और प्रॉफिट लॉस भी होता है, अगर कंपनी ज़्यादा लॉस करती है तो जिसका ज़्यादा मतलब होगा हिस्सा उसको ज़्यादा उसमें पे करना पड़ेगा, और जिसका कम होगा उसको कम पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फार्म में। और पार्टनरशिप फार्म में भी वैसी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कम लगती है इसमें, जो पार्टनरशिप फार्म है उसमें, कि मतलब वो लोग जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में पहले से बाद में आऊँगा, बट उसमें क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको नाम भी चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है,
तो उसके लिए आपको सेबी में डॉक्यूमेंट्स ऐसे वगैरह देना पड़ता है, ज़्यादा झंझटबाजी करनी पड़ती है। बट पार्टनरशिप फार्म में ऐसा नहीं होता। और पार्टनरशिप फार्म में लाइबिलिटीज़ भी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ नहीं होती। अगर प्रॉफिट लॉस है तो पार्टनर्स को ही वो चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा कि ज़्यादा लॉस हो गया, जिसका ज़्यादा एग्रीमेंट हुआ रहता है उसी के हिसाब से होता है। तो ये तो होगा इसका तीसरा टाइप। और जिसका चौथा टाइप होगा लिमिटेड लाइबिलिटीज़। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में क्या है कि अब इसमें सारी चीज़ें अलग होती है कि अगर प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, ओनर्स ये अलग होते हैं कंपनी से। अगर लॉस प्रॉफिट्स हो गया तो कंपनी का एसेट्स को बेच कर कंपनी अगर प्रॉफिट्स कमा रही है उससे वो फिर उससे मतलब उसी से वो लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर लॉस भी हो गया कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो एसेट्स बेच कर ऐसे करते हैं। और उसका जो सेव एसेट है जैसे ओनर्स, बोर्ड्स, डायरेक्टर, इसका सेव रहता है। तो इस केस में ऐसा है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ रहता है। और इसमें ये रहता है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कम रहते हैं, झंझटबाजी कम रहती है। अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज कराने जाती है या फिर कोई भी चीज़ें हैं जो कि वो करना चाहती है चेंजेस, तो वो फिर वो कर सकता है, उसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता है। अब ये तो हमने बोल दिया तीसरी तीन टाइप्स से मैंने अभी तक बता दिया है। अब दो टाइप्स हैं जो कि मेन है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी ज़्यादा लगता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन भी ज़्यादा लगती है। इसका पर्सनल एसेट सेव रहता है और ऐसा रहता है कि अगर कोई इसका ओनर्स अगर चला गया बाई चांस तो फिर भी ये कंपनी चलता रहेगा, ये कंपनी बंद नहीं होने वाला। और इसमें इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें भी लगती है। और दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैं अभी ही बात किया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम लोग तभी कहेंगे जब जो कंपनी जो है शेयर्स जो कि एलो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करेगा और वो सेबी नहीं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर रहेगा। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर रहेगा, तभी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंपनी पब्लिक के लिए शेयर्स अवेलेबल किया है ट्रेड करने के लिए। तो ऐसा होता है, तो पब्लिक के लिए अवेलेबल रखा है ट्रेड करने के लिए, तो इसको प्राइवेट लिमिट मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये इसमें लाइबिलिटी जो कि सेव रहता है, जो ओनर्स, डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रमोटर है उसका। अब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज़्यादा रहते हैं। वाई? क्योंकि इसमें पब्लिक लोग रहते हैं ट्रेड करने के लिए। और कंपनी अगर फ्रॉड कर दिया कोई भी सारी ऐसे ऐसे चीज़ें जो कि पब्लिक के लिए नुकसान है, कोई मतलब जो बंदा ले रहा है उसके लिए नुकसान है, तो इसमें फ्रॉड सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर बाई कर रहे हैं उसका ज़्यादा फ्रॉड होगा और कंपनी ज़्यादा फ्रॉड्स करेगी। तो इसीलिए इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट रहता है सेबी और मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के लिए, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कंपनी है उसका जो इसका जो रियलिटी है वो लोगों को पता चले और ये अच्छा रहे, इसीलिए। तो ये तो इसकी टाइप्स के बारे में हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स के बारे में, तो क्या क्या टर्म्स हैं। और उससे पहले हम लोग इसमें भी इसके बारे में बात करते हैं जो कि होल्डिंग कंपनीज क्या होती है। तो सब होल्डिंग कंपनीज क्या होते हैं, स्टिक प्राइस क्या होता है, तो चलिए इसकी और बात करते हैं। तो होल्डिंग कंपनीज क्या होती है, हमने पास्ट में भी पढ़ा है कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे वॉरेन बफेट का जो कंपनी है, जो कि जो बहुत सारे जो कंपनीज का शेयर्स को वो खुद होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी स्टिक प्राइस मतलब स्टिक का जो उसका जो शेयर्स है वो ज़्यादा मात्रा में रखा हुआ है। होल्डिंग जो कंपनीज है उसमें ऐसी कंपनीज रहती है जिसका शेयर 50% या फिर 50 से ज़्यादा 70% जो होल्डिंग रहते हैं, शेयर्स रहते हैं, उसका मालिक का हिस्सा रहता है। जैसे कि होल्डिंग कंपनीज में ऐसे कुछ कंपनीज होंगे, ऐसे 50 कंपनीज हो गई जिसकी होल्डिंग जो कि होल्डिंग कंपनीज उसके पास राइट रहेगा, उसके पास वो मालिक रहेगा 50 या फिर 70%। वो जो कंपनीज है वो जो कंपनीज की शेयर्स का मालिक रहेगा, वो होल्डिंग कंपनी में आती है। होल्डिंग कंपनी में से बहुत सारे कंपनीज आ सकते हैं जिसका जो स्टॉक उन्होंने होल्ड करके रखा होगा 50 या फिर 70% से ज़्यादा। और जो 50 से 70% ज़्यादा मैं कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, वो जो कंपनीज़ अगर हम लोग कहेंगे उस कंपनी को कहेंगे हम लोग सब्सिडरीज कंपनी कहेंगे। अगर जैसे कि बाई चांस अगर मेरे पास होल्डिंग कंपनीज़ है या फिर
जो वॉरेन बफेट के पास होल्डिंग होल्डिंग कंपनी है उसके पास, और उस होल्डिंग कंपनीज में अगर उन्होंने फेसबुक की उस मतलब वो जो कंपनी है उसमें फेसबुक के अगर उन्होंने फेसबुक कंपनीज को भी होल्ड करके रखा है, उसके पास स्टीक है 70% से ज़्यादा, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फेसबुक कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो उसके पास है, राइट है, उसके पास 70% से ज़्यादा शेयर्स हैं फेसबुक कंपनी का, तो हम लोग वो जो फेसबुक कंपनी है उसको सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। अब इससे हमको ये पता लगेगा कि भाई ये तो वॉरेन बफेट जो होल्डिंग कंपनीज है उसका सब्सिडरी कंपनीज है, मीन्स कि जो वॉरेन बफेट के पास उसके पास 70% से ज़्यादा स्टिक्स है, मतलब ऐसे ऐसे कह सकते हैं। मतलब मैंने इस पे क्या किसके ऊपर बात की कि सब्सिडरी कंपनी क्या होते हैं उस पे ऊपर मैंने बात किया, तो आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। तो सब्सिडरी कंपनीज ये होती है। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ कंपनी। एसोसिएशन ऑफ कंपनी क्या होती है? तो एसोसिएशन ऑफ कंपनी ये होती है कि कोई कंपनीज जैसे कि मेरे पास कोई कंपनीज है और मैंने 70% या फिर उससे कम स्टिक्स है मेरे पास, वो जो कंपनीज है जैसे वॉरेन बफेट के पास कोई ऐसा भी कंपनीज होगा जो कि 70% से कम स्टिक्स होगा, उन्होंने शेयरदारी होगी वो जो कंपनी है उसका, तो इसको एसोसिएशन ऑफ कंपनी कहते हैं। मतलब हाँ यही कहते हैं। उसके बाद अगर 50 से ज़्यादा आ गया तो उस वही तो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में आ गया। बट अगर कोई अगर कोई कंपनीज है, अगर कंपनीज में अगर गवर्नमेंट्स के पास 50% ज़्यादा, अगर 50 से ज़्यादा भी अगर स्टिक्स है अगर गवर्नमेंट्स के पास, फिर तो हम लोग उसको अगर कोई कंपनीज है अगर गवर्नमेंट के पास वो जो कंपनी है उसका शेयर्स 50% से कम है, तो इस केस में हम लोग ये कहेंगे कि वो गवर्नमेंट्स की कंपनी नहीं है। बट अगर कोई कंपनी 50 से ज़्यादा कोई कंपनी का 50 से ज़्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास है, अगर 51% भी गवर्नमेंट के पास उसके पास राइट है, उसके पास स्टिक है, या फिर उसके पास शेयर्स का मालिक है गवर्नमेंट्स 50% ज़्यादा, 51% से ज़्यादा, तो इस केस में वो जो कंपनी रहेगा हम लोग वो गवर्नमेंट्स कंपनी कहेंगे या फिर गवर्नमेंट्स की कंपनी है ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर 50% से कम है जो भी कंपनीज है उसका 50% से कम है गवर्नमेंट्स के पास, तो हम लोग ऐसे में गवर्नमेंट्स की कंपनी नहीं कहने वाले। तो ये हो गया कुछ कुछ इसी में आता है, उसके बारे में मैंने समझाया। अब मैं समझाऊंगा टर्म्स के बारे में। तो पहले तो बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर के बारे में कि एंजल इन्वेस्टर होते क्या हैं। तो एंजल इन्वेस्टर की बात किया जाए तो एंजल इन्वेस्टर हम लोग किसको कह सकते हैं? जो जिसके पास ज़्यादा फंड्स हो गए, मतलब हाँ यही कि ज़्यादा फंड्स हो गए, और वो जो जैसे कि मैं एंजल इन्वेस्टर हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ज़्यादा फंड्स हो गए, जैसे कि शार्क टैंक में देखा होगे वो बंदा एक ही होता है, उसकी कंपनी होती है बट उसके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, उसी को हम लोग एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है, जो कंपनी ग्रो करती है, जो कंपनीज को आईपीओज में लंच है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी को ग्रो करना है तो उसमें वो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी में ग्रो करने के लिए उस कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए वो लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो कंपनी ग्रो करने के लिए सपोर्ट्स करते हैं, कोई नए नए स्टार्टअप्स हो गए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वाई उनको प्रॉफिट्स को कमाना होता है ज़्यादा अमाउंट में, उस कंपनी को ग्रो करके भी प्रॉफिट्स कमा के निकल जाते हैं वो लोग सेल करके वो जो शेयर्स होते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात वो लोग हेल्प भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं वो लोग। अगर नए नए स्टार्टअप है उसमें वो लोग अगर इन्वेस्ट भी कर दिए तो वो लोग फिर उसका जो अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए, तो वो ग्रो करते हैं ओवरऑल, और वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं कंपनी को। मतलब कंपनी से अगर वो लोग इन्वेस्ट किए हैं अब उसको ग्रो करके वो लोग सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, और वो लोग हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए एंजल इन्वेस्टर के टाइप्स भी होते हैं। एंजल इन्वेस्टर के इम्पैक्ट एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर ऐसे कोई कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इसके पैसिव इनकम वाला टाइप्स होता है कि कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो कि पैसे के लिए आए रहते हैं, कि वो लोग बस इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प वगैरह नहीं करते। जो मैंने पहले ही बात किया कि स्ट्रेटजी वगैरह वो लोग नहीं बनाते, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो कि मैंने बता दिया कि एक्टिव इनकम की वो लोग हेल्प वगैरह भी करते हैं। और फिर इसके और भी टाइप्स है जो कि मैं बोल रहा हूँ। HNI जो कि यही में आता है, यही कैटेगरी में आता है। HNI हाई हाई इन्वेस्टिंग मतलब हाई नेटवर्क इन्वेस्टर, वो कि यही कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, मतलब यही टर्म्स में
एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर को मैंने बात कर दिया, बट एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। तो एंकर, भाई अब मैं क्या ही बताऊँ। तो यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको रोकना पड़ेगा एंड मैं ऐसी रिवीजन करूँगा।